विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो गणित में संख्याएं हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है। एक तो वास्तविक संख्याएं और दूसरी अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं। तो संख्याएं हैं उनके दो भाग हैं जो हम गणित में पढ़ते हैं, या अब तक आपने जिन संख्याओं का प्रयोग गणित में किया है वो सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। तो सबसे मेजर जो संख्याएं हैं या मुख्य रूप से जो संख्याएं हैं वो सारी वास्तविक संख्याएं ही होती है। अब आपने प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, सम और विषम संख्याएं, ये जितनी भी संख्याएं आपने अब तक पढ़ी है वो सब वास्तविक संख्याएं ही कहलाती है। और जो आपने नहीं पढ़ा है वो अवास्तविक या काल्पनिक संख्या के अंतर्गत आता है। सबसे पहले हम देखते हैं, देखो वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है। तो वास्तविक संख्याओं की को भी मुख्य रूप से दो रूप में बांटा जा सकता है, एक तो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बारे में आपने बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और साथ में सारे सवाल भी सोल्व कर लिए हैं। तो परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। अब आप इसके बारे में तो बहुत अच्छे से जानते ही हैं कि वे संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में लिखा जाता है वो सारी संख्याएं परिमेय संख्या होती है, और जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता है जैसे रूट वाली संख्याएं और पाई वाली संख्याएं उनको अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब परिमेय संख्याएं हैं इनके भी कई प्रकार हैं। जैसे हम सबसे ज्यादा विस्तारित रूप से बात करें तो आप कह सकते हैं कि जो पूर्णांक है वो सारे परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। पूर्णांक का मतलब होता है माइनस के अनंत से लेके और फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर प्लस के अनंत तक जो चलने वाली संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है। और पूर्णांक संख्याओं में भी केवल जो धनात्मक है मतलब 1 से लेके अनंत तक है उनको आप कहते हैं प्राकृत संख्या, और 0 से जो अनंत तक है उनको आप कहते हैं पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4 और लास्ट में अनंत तक आती है। केवल पॉजिटिव जो प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है उनको हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अब आप जानते ही हैं कि 0 जो है वो न तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। इस कारण से अगर हम 0 से लेके और फिर 1, 2, 3 ऐसे चलते हुए अनंत तक चले तो उसको आप कह देते हैं पूर्ण संख्या। अब हम इन सब को डिटेल से पढ़ेंगे अलग से, है ना, लेकिन एक बार केवल इतना जान लें कि वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी आती है। तो प्राकृत हो गई, पूर्ण संख्या होगी। अब देखो प्राकृत संख्याओं में भी जिनमें 2 का भाग जाता है वो सारी सम संख्याएं होती है। तो हम कह सकते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे जो संख्याएं हैं या जिनके जोड़े बनते हैं वो सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। और जिनके जोड़े नहीं बनते या प्राकृत संख्याओं में से सम संख्याओं को निकाल ले तो जो पीछे संख्याएं बच जाती है वो विषम संख्याएं कहलाती है, जैसे 1, 3, 5, 7 इस प्रकार से, और ये भी अनंत तक हो सकती है। तो आपने देखा पूर्णांक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम विषम संख्याएं, और इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं में से वे संख्याएं जिनमें खुद के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है तो वो संख्याएं भी वास्तविक संख्या ही होती है, और उन संख्याओं को कहते हैं आप अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य जो संख्याएं हैं वो भी वास्तविक संख्या होती है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस प्रकार से। तो ये संख्याएं हैं वो भी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती है। उसके बाद में कौन सी बच गई, तो आप कह सकते हैं कि सह अभाज्य जो संख्या है मतलब एक साथ में जिनमें किसी संख्या का भाग नहीं जाता है उनको भी आप वास्तविक संख्या की श्रेणी में रख सकते हैं। तो कुल मिला के आप ये कहें कि अभी तक आपने गणित में जितनी भी संख्याएं पढ़ी है उन सब को आप एक साथ में मिला दें या एक साथ में लिख दें तो वो सारी वास्तविक संख्याएं आ जाती है। अब यहाँ पे पूर्णांक में पूरी पूरी संख्या आती है और पूर्णांक में से ही आपने ये सारा डिवाइडेशन किया है। तो जो बट्टे वाली संख्याएं हैं जिनको आप कहते हैं भाज्य संख्याएं या फिर आप जिनको कहते हैं भिन्न संख्याएं, बट्टे वाली संख्या को नॉर्मली कहें तो आप भिन्न वाली संख्या कह सकते हैं, या केवल भिन्न में पॉजिटिव संख्या ही आती है। इस कारण से आप ये कह सकते हैं कि जिनको p बट्टे q के रूप में लिखा गया है या जो पॉजिटिव संख्याएं हैं उनको आप भिन्न के रूप में कहेंगे। तो भिन्न है वो भी एक वास्तविक संख्या का ही रूप होती है। अब इधर देखें तो अपरिमेय संख्याएं जो है रूट 2, पाई है, या फिर कहें जैसे इस प्रकार की संख्याएं जो रिपीट नहीं होती है 3, 5, 7, 9, 8, 1, 4 इस प्रकार से, या 0.10 फिर 1 2 बार 0 फिर 1 3 बार 0 और फिर 1 4 बार 0। अब यहाँ पे देखो रिपीट नहीं हो रही है, यहाँ एक बार ही आया 0 जबकि यहाँ 2 बार आ गया, यहाँ 3 बार आ गया, यहाँ पे 4 बार आ गया। तो ये भी फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो फिक्स वाले में तो एक बार ही 0 आता, फिर अगली बार भी एक बार 0 आता, जैसे इधर में लिख देता हूँ
परिमेय संख्या कोई भी उदाहरण 0.101010 ऐसे आता, मतलब फिक्स एक एक बार ही आता, तब तो वो परिमेय संख्या होती। लेकिन यहाँ एक बार, फिर दो बार, फिर तीन बार, फिर चार बार, तो यहाँ पे फिक्स नहीं है, इस कारण से ये अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय मिला के जो है वो सारी वास्तविक संख्या है। अब देखो सीधा सीधा मैं कहूं कि आपने गणित में आज तक जो भी संख्याएं सुनी है वो सारी संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। जैसे आपने देखा होगा 5, तो ये एक वास्तविक संख्या है। अब 5 को आप कहाँ रखेंगे? पूर्णांक में भी रख सकते हैं, प्राकृत में भी रख सकते हैं, पूर्ण में भी रख सकते हैं, विषम में भी रख सकते हैं, अभाज्य में भी रख सकते हैं। तो एक ही संख्या अलग अलग जगह रखी जा सकती है। ऐसे ही आपने गणित में सुना होगा 1/2, बिल्कुल सुना है। तो आप इस 1/2 को इनमें तो नहीं रख सकते, लेकिन आप भिन्न वाले में रख सकते हैं। ऐसे ही आपने गणित में सुना होगा -3/7। अब -3/7 को ना तो प्राकृत पूर्ण में रख सकते हैं, ना ही भिन्न में रख सकते हैं, तो फिर वो बच गई, किस में आ गई? परिमेय संख्या में आ गई। ऐसे ही मान लीजिए कोई संख्या है 0। अब 0 को आप वास्तविक कहेंगे या अवास्तविक कहेंगे? तो ये वास्तविक संख्या है। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण संख्या में भी है, पूर्णांक में भी है, और 0 जो है वो परिमेय संख्या में भी शामिल है। तो आपने फिर क्या नहीं सुना होगा? भाई सब कुछ सुना है, इसका मतलब सारी संख्याएं वास्तविक संख्या होती है क्या? ऐसा नहीं है। आपने कभी ऐसा सुना है क्या कि किसी संख्या का मैं वर्ग करूं और उसका मान ऋणात्मक आ जाए? कोई भी संख्या है x और उसका स्क्वायर करूं और निगेटिव आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या? सोचो जरा एक बार। जैसे कोई संख्या आप सोचो -1, उसका वर्ग करोगे तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। कोई संख्या सोचो +2, उसका स्क्वायर करो तो भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब सारी संख्याओं के वर्ग करने से पॉजिटिव ही आते हैं। तो फिर कौन सी संख्या है? एक बार मैं मान लेता हूं कि वो संख्या है x, और उस x का वर्ग किया, आपने मान लिया पहले कि माना कि वो संख्या x है और x का वर्ग किया, और ये आ गया निगेटिव। निगेटिव का मतलब आ गया जैसे -1, तो x² बराबर आ गया -1। अब मुझे x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए वापस रूट लगाऊंगा, तो इधर भी रूट करूंगा और इधर भी रूट करूंगा, दोनों तरफ रूट कर दिया। अब इधर x² का रूट किया तब तो आ गया x, और यहाँ पे -1 का रूट होता ही नहीं है, तो x का मान आ गया मेरे पास में कि रूट के अंदर कोई भी निगेटिव संख्या। तो रूट के अंदर कोई भी निगेटिव संख्या होगी तो उसका मान हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वह काल्पनिक संख्या, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमने एक कल्पना कर ली कि वो कोई संख्या x थी और उस x का वर्ग किया तो निगेटिव आ गया। अब हमने सिर्फ कल्पना की है, तो x वैसे वास्तव में होता नहीं है, ऐसी कोई संख्या होती नहीं है जिसका कि आप वर्ग करें और उत्तर निगेटिव आ जाए, क्योंकि जितनी भी ये सारी संख्याएं हैं इनका वर्ग करेंगे तो उत्तर पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन आपने मान लिया कि कोई संख्या x है, उसका वर्ग किया तो वो निगेटिव आ गई, तो आपने x मान लिया। अब x का मान ज्ञात किया तो पता चला कि रूट के अंदर कोई माइनस की संख्या हो और फिर उसका वर्ग करें तो फिर वो निगेटिव आ सकती है। तो इन संख्याओं को फिर क्या नाम दिया गया? इन संख्याओं को अपन ने माना है, इमेजिनेशन किया है, मतलब आपने इमेजिन किया है, तो इमेजिनरी इनको नंबर बोल देते हैं। इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, या आपने इनकी कल्पना की है या आपने केवल इनको माना है, इस कारण से ये अवास्तविक संख्याएं होती है। ये वास्तव में होती नहीं है, आपने केवल माना है। अब कोई भी संख्या रूट के अंदर आप ले लेते हैं, जैसे रूट के अंदर आपने कोई भी संख्या ले ली निगेटिव, -3 लिया। अब आप इसका जैसे ही वर्ग करोगे तो स्क्वायर से रूट कटेगा और इसका मान निगेटिव आएगा। लेकिन कभी आपने पढ़ा है क्या रूट के अंदर निगेटिव? नहीं पढ़ा, क्योंकि हम गणित में इनको काम में लेते ही नहीं है। तो इसी कारण से हमारे सिलेबस में केवल है वास्तविक संख्या। अब आगे की जितनी भी क्लासें होंगी उनमें हम इन सब के बारे में 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं जब प्राकृत संख्या पढ़ाऊं और आप सोचने लग जाए कि प्राकृत तो सिलेबस में दिया ही नहीं गया है। तो प्राकृत संख्या एक प्रकार की वास्तविक संख्या होती है, इस कारण से हमें प्राकृत संख्या भी पढ़नी है, पूर्ण भी पढ़नी है, बोर्ड पे जो भी लिखा है वो सारा कुछ आपको पढ़ना है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे कक्षा 6 से लेके 10वीं तक जो राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं उनमें कौन सी किताबों में वास्तविक संख्याएं दी गई है। आपको 6वीं क्लास में नहीं मिलेगा, 7वीं में नहीं मिलेगा, 8वीं में नहीं मिलेगा, आपको 9वीं और 10वीं की किताबों में वास्तविक संख्याएं मिलेगी। अब आपको मेहनत करनी नहीं है, आपके लिए मेहनत मैं कर चुका हूं। तो अब मैं आपको कक्षा 9 से और कक्षा 10 से जितना भी वास्तविक संख्याओं के बारे में एक एक बिंदु दिया गया है, सारे बिंदु क्लियर करवाते हुए 1 बाय 1 आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, हेडिंग लिखेंगे और उसमें सबसे पहले तो ये लिख लीजिए कि संख्याएं दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याएं हैं उनमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में ये सारी आ जाती है, अपरिमेय संख्या में आप जानते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से बार बार बताने की जरूरत है नहीं। और अवास्तविक संख्या में रूट के अंदर निगेटिव जो संख्याएं होती है वो अवास्तविक संख्या के अंतर्गत आ जाती है। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए।
अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वास्तविक संख्याओं में सबसे पॉपुलर जो संख्याएं हैं या सबसे प्रचलित जो संख्याएं हैं उनको कहते हैं प्राकृत संख्या। तो सबसे पहले तो इसके नाम के बारे में जानेंगे, क्योंकि इसको प्राकृत क्यों कहा गया, क्या कारण है और कैसे हम इसको देखते ही पहचान पाएंगे। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स और हिंदी में इसको प्राकृत संख्या या फिर प्राकृतिक संख्या भी कह देते हैं। कई बार पेपर में लिखा रहता है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल, नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, तो हिंदी अनुवाद इसका प्राकृत या फिर प्राकृतिक संख्या होता है। अब देखो, किसी भी संख्या को जानना है तो थोड़ा उसको जूम कर लो। जूम करने के बाद में आपको पता चलेगा कि आपने जैसे ही लिखा प्राकृत, तो आपको अच्छे से दिख रहा है कि भाई ये कहां से शुरू होगी, एक से। नहीं दिखे तो यहां देख लो कहां से शुरू होती है, एक से। इसका मतलब ये एक से तो होगी शुरू। उसके बाद में क्या आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा, छह आएगा, ऐसे आगे से आगे ये संख्याएं आती रहेगी। मतलब ये रुकेगी नहीं, एक से शुरू होगी उसके बाद में आगे से आगे चलती रहेगी। अब शुरुआत कहां से होती है, एक से होती है। और जब किसी चीज की शुरुआत होती है तो हम कहते हैं कि ये इसकी पहली संख्या है, मतलब पहली सीढ़ी है। जब आप शुरुआत करते हैं तो आप कहते हैं कि ये पहला दिन है या ये सफलता की पहली सीढ़ी है। तो वैसे ही आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है मेरी गणित की क्लास। और ऐसे ही यहाँ पे प्राकृत संख्या में यहाँ पे पहली संख्या कौन सी है, तो ये एक है। और उसके बाद में दूसरी संख्या कौन सी है, तो ये कहेंगे दो है। और तीसरी कौन सी है, तो हम कहेंगे तीन है। और चौथी कौन सी है, तो आप कहेंगे चार है। ऐसे ही जितना बोल रहे हैं उतना है। जैसे मैं कहता हूं कि मैं छठवीं क्लास की गणित वालों, छठवीं क्लास की जो गणित है उसमें से भी आपको पढ़ाऊंगा। तो जैसे मैंने कहा छठवीं, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि कक्षा जो 6 है वहां से पढ़ाएंगे। फिर मैं कहूंगा कि ये कक्षा 9 में है, इसका मतलब वहां पे 9 लिखा हुआ है। कहूंगा कक्षा 10वीं में, इसका मतलब 10 लिखा हुआ है। तो जितना मैं बोल रहा हूं उतना आपके दिमाग में एक नंबर आ रहा है। ऐसे मैंने कहा पांचवी तो 5 आ जाएगा, छठवीं 6 आ जाएगा, सातवीं 7, आठवीं 8। तो ऐसे में कहूं कि 100वीं प्राकृत संख्या कौन सी है, आप झट से बता देंगे कि 100वीं प्राकृत संख्या तो 100 है। अब ऐसे पूछो 1,00,000वीं प्राकृत संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे 1,00,000 है। 5,00,000वीं कौन सी है, 5,00,000 है। अब मैं 1,00,000 5,00,000 की जगह n कह देता हूं कि nवीं कौन सी है, तो आप कहोगे n ही है। जितना आप बोल रहे हैं उतना ही है। n की जगह बोला 1,00,000 तो आप कहेंगे 1,00,000 है। n की जो जगह बोला 10वीं तो आप कहेंगे 10 है। तो n की जगह जितना बोल रहे हैं उतना ही है। मतलब 50वीं तो 50, 100वीं तो 100, तो nवीं तो n। तो nवीं संख्या हो जाती है n। और ये कहां तक चलती है, अनंत तक चलती है। इनका कभी अंत नहीं होता। इसका मतलब लास्ट में क्या आएगा, अनंत आएगा। पॉजिटिव साइड में प्लस का अनंत। आप अनंत के पहले चिन्ह ना भी लिखें तो भी वो पॉजिटिव माना जाएगा। अब देखते हैं कि संख्या रेखा पे इनको कैसे दर्शाते हैं। आपके गणित में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है संख्या रेखा। देखो संख्या रेखा का क्या मतलब होता है, संख्याओं को रेखा के ऊपर दर्शाना। अब देखेंगे कि एक लाइन खींच दी, रेखा खींच दी, और इस रेखा के बिल्कुल बीच में आपने लिख दिया 0। अब आप बड़ी संख्याओं को लिखेंगे इस साइड में, मतलब पॉजिटिव जो संख्याएं हैं या कहें बड़ी संख्याएं हैं उनको इस साइड में लिखेंगे, और 0 से जितनी छोटी संख्याएं हैं उनको इधर लिखेंगे, या कहें निगेटिव जो संख्याएं हैं उनको इधर और पॉजिटिव संख्याओं को उस तरफ लिखेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं 1 से। तो 0 से तो बड़ा होता है 1 और पॉजिटिव है, इसका मतलब इस साइड में आएगा। आप यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, और फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और ये अनंत तक, प्लस के अनंत तक चलता रहेगा। तो प्राकृत संख्याओं को हम संख्या रेखा के ऊपर ऐसे दर्शाएंगे, 1 से शुरुआत होगी और प्लस के अनंत तक चलेगा। ध्यान रखना है 0 इसमें शामिल नहीं होता है। अब इसका नाम प्राकृत क्यों पड़ा, क्योंकि सबसे पहले जब आप वस्तुएं गिनना स्टार्ट करते हैं, जब प्रकृति में 0 की खोज हुई नहीं थी, उस समय वस्तुओं को गिनने के लिए इन्हीं संख्याओं को काम में लेते थे। इसी कारण से इनको प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति में वस्तुओं को गिनने के लिए इनका प्रयोग करते थे। अब वस्तुएं पहले पूरी पूरी हुआ करती थी, आजकल तो अधूरी होती है और आधी भी होती है, लेकिन पहले वस्तुएं पूरी पूरी होती थी। जैसे मान लीजिए पहले पशु गणना करनी है तो ऐसे गिनते थे, 1 गाय, 2 गाय, 3 गाय, 4 गाय। ऐसे तो नहीं होता था ना कि पाव गाय, पौन गाय, आधी गाय, ऐसे नहीं होता था। और 0 गाय भी नहीं होता था, क्योंकि किसी के पास में या किसी के घर में गाय नहीं है तो कहते थे यहाँ गाय है ही नहीं, है ना। तो कम से कम 1 होता था, इसका मतलब शुरुआत 1 से, और ये संख्याएं पूरी पूरी होती थी। अब इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, सारी विशेषताएं देखो मैं यहाँ पे 1 बाई 1 लिख देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में अगर सवाल बनेगा तो फिर आपका गलत नहीं होगा।
आप इतना जान लीजिए इनके बारे में कि कुछ भी पूछे एग्जामिनर, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप सवाल सही कर पाओगे। देखो ज्यादा जानकारी की बजाय ये ज्यादा अच्छा होता है कि जो भी आपको जानकारी है वो समझने के बाद में है, तो आप एक एक चीज को समझो। नाम प्राकृत है, इसका मतलब प्रकृति में वस्तुएं गिनेंगे। अब आप वस्तुएं गिनने जाओगे तो वस्तु दिखेगी तभी तो गिनोगे, बिना दिखे तो गिनोगे नहीं। अब आप मान लीजिए सड़क पे निकल गए, गाड़ियों की संख्या गिननी है तो आप एक से शुरुआत करेंगे, एक दो तीन चार ऐसे ही तो गिनेंगे, और ऐसे भी नहीं गिनेंगे कि आधी गाड़ी या पाव गाड़ी है ना। इसका मतलब आप गिनती एक से शुरू करेंगे, तो इनकी शुरुआत है वो एक से होती है, ये तो आप देख के पहचान लोगे। अब इनमें और क्या क्या विशेषताएं होती है, तो पहली विशेषता ये है कि ये गिनती के लिए काम में आती है। गिनती के लिए पूछ लिया जाता है कि प्रकृति में वस्तुओं को गिनने के लिए किन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, तो प्राकृत संख्याओं का। दूसरा, इनका जो मान है वो पूरा पूरा होता है, मतलब पूरा पूरा मान होता है, अर्थात ये पॉइंट में नहीं होती है, अर्थात ये पॉइंट में नहीं होती है। जैसे 1.7 प्राकृत संख्या नहीं है, 1.7 है वो प्राकृत संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो पॉइंट में आ गई। फिर आगे इसकी क्या विशेषताएं होती है, तो ये बढ़ते क्रम में रहती है, मतलब ये धनात्मक होती है, निगेटिव नहीं है, तो ये धनात्मक होती है। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछ ले तो ये एक होती है, क्योंकि एक से शुरुआत है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पूछ ले तो ये अनंत होती है। क्यों? क्योंकि लास्ट में अनंत आता है, चलते ही रहती है। कोई पूछे एनवी प्राकृत संख्या तो ये एन ही होती है। अब ये तो हो गई इनकी थ्योरी की बातें। अब हम देखते हैं कि इनके सवाल कैसे बनते हैं, एग्जाम में आपको सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं, तो ये आप जल्दी से नोट कर लेंगे और फिर हम इनके सवाल देखते हैं। आपको पूछा जाएगा कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो आपको इनका योग ज्ञात करने का सूत्र आना चाहिए, तरीका आना चाहिए। तो हम समझते हैं, देखो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रथम एन या प्रथम 10 लिख देता हूं एक बार, 10 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम मतलब शुरुआत से, और 10 का मतलब टोटल 10 लेनी है, तो 1 2 3 4 ऐसे, और कहां तक 10 तक आपको लेनी है। इनका जोड़ ज्ञात करना, इसका मतलब आपको इनको जोड़ के बताना होगा। अब इसके लिए देखो एक सूत्र आपको याद करवाता हूं। जैसे आपने देखा कि ये प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है, उसके बाद में आगे एक 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 बढ़ती जाती है। एक, फिर 1/2, 2 में 1/3, 3 में 1/4, 4 में 1/5, 5 में 1/6, ऐसे आगे से आगे चलती रहती है। तो हमें मान लीजिए 10 की जगह है n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना हो, तो उसके लिए देखो एक सूत्र बनाते हैं। तो n प्राकृत संख्याओं का योग, अब इसके लिए देखो सूत्र याद रह जाएगा आपको। n के लिए ज्ञात करना तो n लिख दो, उसके बाद में आप जानते हैं कि एक एक बढ़ती जाती है, तो आप n में एक जोड़ दो, n+1 कर दो, और पूरे के बट्टे में 2 लिख दो। ऐसे एक सूत्र आप याद कर लेना, उसके बाद में तो इसी से सारे सूत्र है वो बन जाएंगे। अन्य जो संख्याएं हैं उनके लिए मैं अलग से कोई सूत्र आपको याद नहीं कराऊंगा, केवल एक सूत्र याद कर लो आप, n, फिर n में एक की वृद्धि हो रही है, मतलब प्राकृत संख्या एक एक बढ़ती है, इस कारण से n+1/2। अब ये एक सूत्र याद हो गया। अब हमें सवाल दिया गया है कि 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो जहां n लिखा है वहां क्या आ गया 10, तो हम भी सूत्र में जहां n लिखा है वहां लिख देंगे 10, तो यहाँ पे n और +1 और पूरे के बट्टे में 2। इसको सरल करेंगे तो ये 10 हो गया, 10 + 1 11 हो गया, और पूरे के बट्टे में 2, 2 से कट गया 5 बार, 11 × 5 होता है 55। अब आप इनको जोड़ के भी देखेंगे, 1 को 2 को 3 को 4 को 10 तक जोड़ेंगे तो भी जोड़ कितना आएगा, 55 आएगा। तो इस प्रकार से आप प्राकृत संख्याओं का योग है वो तो सीख चुके हैं। अब जरूरी थोड़ी है कि वो आपको शुरुआत से ही पूछेगा, वो तो बीच से भी तो पूछ सकता है। तो हम देखते हैं कि बीच में से अगर पूछ लिया जाए तो कैसे फिर सवाल को सरल करते हैं। तो एक सवाल लिखेंगे, लिख दिया मान लीजिए कि 10 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब 10 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो हमें सूत्र तो आता है प्रथम का ज्ञात करने का। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, 10 से 20 तक की प्राकृत संख्या हमें आती नहीं है तो हम तो 1 से लिख लेते हैं, 1 2 3 4 ऐसे, और 10 भी लिखेंगे, और इससे पहले एक 9 भी लिख लेता हूं, उसके बाद में 11 भी आएगा, 12 भी आएगा, ऐसे ही 20 भी आएगा। तो एक काम कर लेते हैं हम,
हमें 1 से लेके 20 तक का जोड़ ज्ञात करना आता है, तो सबसे पहले हम 1 से 20 तक योग ज्ञात कर लेते हैं। अब हमें तो चाहिए 10 से 20 तक, इसका मतलब इतना तो चाहिए, जबकि हमने 1 से लेके 20 तक का योग ज्ञात कर लिया, मतलब आपने पूरा योग ज्ञात कर लिया 1 से और 20 तक, जबकि हमें चाहिए 10 से 20 तक, तो हमने सबको जोड़ लिया। हमें चाहिए 10 से 20 तक, तो क्या करें फिर, तो जो नहीं चाहिए उसको हटा दो, ये लो। मतलब पहले आप 1 से 20 तक का जोड़ ज्ञात कर लो, उसमें से जो नहीं चाहिए उसको हटा दो, तो जो बचेगा वो आपको जो पूछा गया है उसका जोड़ बच जाएगा। 1 से 20 तक का योग ज्ञात कर लेंगे और इसमें से घटा देंगे 1 से लेके कहां तक। अब हमें 10 से लेके 20 तक तो चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, तो बच गया कौन, 1 से लेके 9 तक। विशेष ध्यान रखना, आप 1 से 10 तक मत घटा देना, क्योंकि 10 से 20 तक आपको योग चाहिए, तो आप 1 से लेके 9 तक का जो योग है उसको घटा देंगे। अब 1 से 9 तक का योग घटाएंगे, अब आपको 1 से योग ज्ञात करने का सूत्र तो आता है, 1 से का मतलब हो गया शुरुआत से, तो इसके लिए सूत्र है आपके पास में n+1। अब यहाँ पे 1 से 20 तक कितनी संख्या होगी, 20 संख्या होगी, तो n का मान रखेंगे 20, फिर 20 + 1 हो जाएगा 21 और बट्टे में 2, और माइनस 1 से 9 तक संख्याएं हो गई 9, तो n का मान रखेंगे 9 और 9 + 1 हो जाएगा 10 और बट्टे में 2। अब इसको सरल करते हैं, 2 से कट गया 10 बार, 21 × 10 होता है 210, माइनस 2 से कट गया 5 बार, 9 पंजे होता है 45। 210 में से आप 45 घटाएंगे, तो पहले आप घटा लो 210 में से 40 घटा लो तो 170, और फिर 5 घटाओगे तो 165, आपके पास में बचेगा 165। तो अब उत्तर आ गया 10 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा। तो आप शुरुआत से भी ज्ञात कर सकते हैं और आप बीच से भी ज्ञात कर सकते हैं। अब और सवाल के साथ बन सकता है, अब जरूरी नहीं ना कि वो आपको यही दे कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो, वो आपको योग देके ये भी तो पूछ सकता है ना कि ये कितने प्राकृत संख्याओं का योग है, तो वो भी आपको आना चाहिए। तो इसी से अपन सवाल बनाते हैं, देखो ऐसे तो लिखेंगे प्रथम, यदि प्रथम n संख्याओं, n प्राकृत संख्याओं का योग 55 है, तो n का मान ज्ञात करें। तो आप जानते हैं n प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र n+1 और बट्टे 2, और बराबर दे रखा है कितना, 55। जब आप n का मान ज्ञात करने की कोशिश करेंगे तो पहले आपको 2 का पक्षांतरण करना होगा, तो ये हो गया n+1 बराबर 2 × 55 होता है 110। अब आप सोचो कि n कोई संख्या है और फिर n से एक ज्यादा संख्या, मतलब दो लगातार संख्या है n और n से एक ज्यादा, उनका गुणा करें तो 110 आ जाए। तो एक तरीका तो ये कि आप सोच के बता दो, जैसे 10 और 10 में एक जोड़े 11, तो 10 और 11 को गुणा करेंगे तो 110 आ जाएगा। इसका मतलब n की जगह तो हो जाएगा 10 और n की जगह 10 + 1 हो जाएगा 11, तो ये 10 × 11 110, इसका मतलब n का मान कितना आ गया, 10 आ गया। अगर ऐसा दिमाग में नहीं आए तो आपके पास में ऑप्शन तो एग्जाम में रहेंगे ही, आप ऑप्शन से रख के देख लो, जैसे 7, 8, 10 और 15 ऐसे दे रखा हो, तो 7 रखेंगे तो 7, 7 + 1 हो गया 8, 7 × 8, 7 × 8 56, इसका मतलब ये तो नहीं है। फिर 8 रखेंगे तो 8, 8 + 1 हो जाएगा 9, 9 अंटे बेहतर, ये भी नहीं है। तो फिर 10 रख के देखेंगे 10, 10 + 1 हो जाएगा 11, तो 10 × 11 110, इसका मतलब ऑप्शन से भी आप इसको सरल कर सकते हैं। n का मान आ गया 10। आपको योग देके n का मान भी पूछा जा सकता है, या फिर n का मान देके योग है आपसे पूछा जा सकता है। तो ये तो हो गया भाई प्राकृत संख्याओं के योग का तरीका। अब हम पढ़ते हैं प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग का तरीका क्या होता है। अब हम देखते हैं प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना। तो वर्गों के योग का मतलब होता है, जैसे कोई भी प्राकृत संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और उनके वर्गों का योग पूछा जाए, जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो, तो सबसे पहले हमें इनका वर्ग करना होगा, और वर्ग करने के बाद में इनको जोड़कर बताना होगा कि इनके वर्गों का योग क्या है। अब हम प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र तो जानते हैं, n+1/2, लेकिन आपको पूछ लिया गया वर्ग का, इसका मतलब होता है स्क्वायर का पूछ लिया। तो स्क्वायर में देखो यहाँ पे आपको 2 लिखना पड़ेगा, तो देखो सूत्र बनाते हैं n+1 और बट्टे 2, इतना सूत्र तो सेम लिख दो। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे देखो क्या है, 2 है, इसका मतलब n की जगह क्या लिख दो, 2n लिख दो और +1 ऐसा का ऐसा लिख दो। अब यहाँ पे देखो आपने एक पद जोड़ दिया नया,
क्या जोड़ा, 2 + 1 जोड़ दिया। तो 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है। तो ऊपर आपने 3 लिखा तो नीचे भी इसकी एवज में 3 लिख दो। तो ऊपर तो टोटल हो गया देखो n n+1 2n+1 और बट्टे में कितना हो गया, 2 3 6। तो ये सूत्र बन जाता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने का। अब सवाल में दिया गया है कि आपको प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो n का मान रखेंगे 10, फिर n+1 हो जाएगा 10 + 1 11, फिर n का दुगुना तो 10 का दुगुना हो जाएगा 20 + 1 21 और पूरे के बट्टे में 6। अब इसको काटते हैं तो ये 3 से कट गया 2 बार, 3 से कट गया 7 बार, अब 2 से कट गया 5 बार। अब ये हो गया 7 × 5 35, 35 को 11 से गुणा करना है। तो 35 × 11, 11 से गुणा करना बहुत आसान है। 5 लिखो, फिर दोनों का जोड़ लिखो और बाद में 3 लिखो, ये हो गया 385। तो इस प्रकार से प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए सूत्र तो ये हो गया और उसका उत्तर 385 आ गया। सूत्र बहुत आसान है, इसी सूत्र को लिख दो। उसके बाद में जहां n था उसकी जगह 2 लिख दो, तो 2n+1 और जोड़ दो। अब आपने 2 + 1 जोड़ दिया 3, याद रखने का तरीका बता रहा हूं। 2 + 1 हो गया 3, ऊपर 3 लिख दिया तो नीचे 3 और आ जाएगा। तो 2 पहले था, 3 आ गया तो 2 × 3 6 आ जाएगा। तो कुल मिला के सूत्र में बट्टे में 6 आएगा। अब इसमें भी अगर बीच में से पूछ लिया जाए तो कैसे आप ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे एक सवाल 10 से 20 तक की 10 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। 10 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। अब ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम 1 से लेके 20 तक वर्गों का योग ज्ञात करेंगे और उसमें से घटाएंगे 1 से लेके कहां तक, 9 तक, क्योंकि 10 से 20 आपको रखना है। अगर यहां होता 11 से 20 तब तो हम 10 तक घटा देते, लेकिन यहाँ 10 से 20 है, इसका मतलब 10 से लेके 20 तक तो रखना है। और 10 से पहले कौन आता है, 9 आता है, तो 1 से 9 तक घटा देना है। तो 1 से 9 तक वर्गों का योग घट जाएगा। अब ये देखना क्या हो जाएगा, 1 से 20 तक वर्गों का योग, तो सूत्र भी लिखेंगे, बार बार सूत्र लिखेंगे तभी आपको याद हो जाएगा। तो n+1 फिर 2n+1 और पूरे के बट्टे में 6। मान रख दो पहले n का कितना 20, 20 + 1 कितना 21, 20 का दुगुना 40 + 1 कितना 41, पूरे के बट्टे में कितना 6 माइनस 1 से 9 तक, तो n का मान कितना 9, तो 9 रखेंगे। उसके बाद में 9 + 1 कितना 10, फिर 9 का दुगुना 18 + 1 कितना 19 और पूरे के बट्टे में कितना रखेंगे 6। अब कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, इसका जो भी मान आएगा वो इसका उत्तर हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कैसे ज्ञात किया जाता है। तो लिखेंगे हेडिंग प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना। अब घन का मतलब होता है कि पहले आप क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, और उसके बाद में आपको जोड़ के बताना है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें। अब इसके लिए सूत्र क्या होगा, तो इसके लिए वही सूत्र है जो शुरुआत में काम लिया था, n+1/2। लेकिन इस बार आपको घनों का योग ज्ञात करना है तो पूरे सूत्र का ही वर्ग कर दो, पूरा जो सूत्र है उसका वर्ग कर दो, तो ये हो जाएगा घनों का योग का सूत्र। ठीक है, तो प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र है, उस पूरे सूत्र का स्क्वायर कर दे तो आ जाता है प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करने का सूत्र। अब n का मान कितना रखेंगे, 10 रखेंगे, n+1 कितना हो गया, तो 10 + 1 हो गया 11, पूरे के बट्टे में 2, लेकिन पूरे सूत्र का होल स्क्वायर भी करना पड़ेगा। 2 से कट गया 5 बार, 11 × 5 कितना होता है 55। अब 55 का वर्ग करना तो बहुत आसान है, कैसे, 5 को 5 से एक ज्यादा से गुणा कर दो 6 से, तो 6 पंजे 30 और 5 का स्क्वायर लिख दो 25, तो 3025 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग भी ज्ञात कर लिया। अब अगला सवाल देखते हैं कि बीच में से पूछ लिया जाए तो कैसे करेंगे, तो वैसे ही करेंगे जैसा वर्ग में किया था। तो आप शायद कर लेंगे ये सवाल भी, तो लिखा देता हूं, देखो एक सवाल लिखेंगे, एक सवाल इस बार ये लिखते हैं 11 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें। घनों का योग ज्ञात करें। सबसे पहले हम 1 से
20 तक घनों का योग ज्ञात करेंगे और उसमें से किसे घटाएंगे, 1 से। कहां तक घटाएंगे, इस बार 11 से है, इसका मतलब 11 से जस्ट पहले कौन है, 10, तो 10 तक योग को घटा देंगे। 1 से 10 तक घनों का योग, इसको घटा देंगे। अब सूत्र क्या है, तो सूत्र जरूर लिखेंगे बार बार, n प्लस 1 बट्टे 2 और पूरे सूत्र का होल स्क्वायर। अब n का मान कितना, 20, 20 प्लस 1 कितना, 21 बट्टे में कितना, 2 पूरे का होल स्क्वायर, माइनस n का मान कितना, 10, 10 प्लस 1 कितना, 11 बट्टे में कितना, 2 पूरे सूत्र का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे काटापीटी करते हैं, 2 से कट गया 10 बार, 21 का स्क्वायर होता है 441, 10 का स्क्वायर होता है 100, तो डबल जीरो लग जाएगा। 44,100 माइनस 2 से कट गया 5 बार, 11 पंजे 55, 55 का स्क्वायर कितना, 3025, तो 44,100 में से 3025 घटाएंगे तो 41,075 बच जाएंगे, तो ये 41,075 आ गया आपका उत्तर। इस प्रकार से आपने पढ़ लिया प्राकृत संख्याओं के बारे में पूरा डिटेल से। तो प्राकृत संख्याएं शायद आपके समझ में आ चुकी होगी, बहुत ही ज्यादा आसान है, 1 से शुरू होती है अनंत तक चलती है। पहली प्राकृत संख्या 1, दूसरी 2, तीसरी 3, NVN और लास्ट में अनंत भी है, वो अनंत हो जाएगी। तो प्राकृत संख्याओं में योग का जो सूत्र है वो क्या था, देखो जल्दी से रिवाइज करते हैं। योग का सूत्र क्या था, n प्लस 1 और बटे 2, और वर्गों के योग का क्या था, वर्गों के योग का क्या था बताओ, तो n प्लस 1 2n प्लस 1 और पूरे के बट्टे में 6। तो घनों के योग का क्या था, यही था, और इसका होल स्क्वायर कर दिया गया था, n प्लस 1 बट्टे 2 और पूरे सूत्र का होल स्क्वायर। तो 3 सूत्र पढ़े, तीनों याद होने चाहिए, बार बार आप इनको ध्यान से थोड़ा रिवाइज कर लेंगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। और ये क्लास आपको अच्छी लगी है तभी लास्ट तक आप पढ़ रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करें ताकि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये क्लास पहुंच पाए और मुझे और ज्यादा एनर्जी आएगी और अच्छे से आपको पढ़ा पाऊंगा। धन्यवाद।